आज हमारे भारतीय संविधान का टॉपिक है संघ और उसका राज क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, हमें भाग फर्स्ट का वर्णन करना है। भाग फर्स्ट के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। विधि मतलब कि लॉ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 3 संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 है अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं होगी। अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन शक्ति रखता है। वो 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं करा। अब इन सब चीजों के होते हुए एक यह प्रश्न उठता है कि संसद को क्या यह शक्ति है कि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप दे? क्या यह शक्ति है? देखिए, इस प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने इनरी बेरुबारी मामले में 1960 में दिया था कि कहा था कि जब हम कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को सौंपेंगे तो उसके लिए संसद को विधि बनानी होगी। परंतु एक और मामला आया था। वो मामला था मगन भाई बनाम भारत संघ के मामले में। देखिए क्या था वो मामला कि भारत और पाकिस्तान के एक बीच करार हुआ था, और वो करार हुआ था, ये यहाँ का था, मतलब ये करार था कि जो सीमा विवाद होगा, और वो सीमा विवाद था पाकिस्तान एक कच्छ क्षेत्र की सीमा, मतलब कि गुजरात में पड़ता है कच्छ क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के लिए विवाद था। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक यह करार हुआ था कि हम इस समस्या का सॉल्यूशन किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से कराएं, कोई मध्यस्थता करे, और वो निर्णय जो देगी हम उस पर अमल करेंगे। अब देखिए क्या था, अनुच्छेद जो पहले बताया था कि भाई इनरी बेरोबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में यह निर्णय दिया था कि यदि आप बेरोबारी क्षेत्र को
पाकिस्तान को देंगे तो उसके लिए संसद में पहले विधि बनानी पड़ेगी। परंतु वहीं जब कच्छ की बात आई, कच्छ सीमा विवाद की बात आई, तो उसमें भारत और पाकिस्तान ने परस्पर एक करार किया था कि भाई ये जो कच्छ सीमा का विवाद है, हम इसका सॉल्यूशन किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराएंगे। ये एक करार हो गया था। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के ने सुझाव दिया सीमा करने, मतलब कि कच्छ क्षेत्र के कुछ भाग को पाकिस्तान को देने के लिए, तो अब यहाँ पे ये प्रश्न उठा, क्योंकि ये भी तो एक भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो उस मामले में मगन भाई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, क्योंकि उससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक करार हो गया था। ये करार हो गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी निर्णय देगी उसके अनुसार जो है क्षेत्रों की अदला बदली कर दी जाएगी। तो जो कच्छ क्षेत्र का जो भाग पाकिस्तान को सीमा के निर्धारण के लिए, सही सीमा के निर्धारण के लिए दिया गया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वाद में निर्णय दिया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सुझाई गई सलाह के अनुसार, सुझाई गई बातों के अनुसार ये करार का फॉलो किया जा रहा है। इसलिए हम इस पर संसद को विधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अपनी संप्रभु शक्ति से ऐसा कर सकती है। अब देखो, दोनों भागों में एक अंतर हो गया। वहां पे तो ये बताया कि जो इंद्रू बेरुबारी मामले में, कि बेरुबारी जो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा रहा था, उसमें ये बात थी, क्योंकि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का करार नहीं हुआ था दोनों देशों के बीच में। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था उस मामले में 1960 में कि भाई ये अगर आप ऐसा क्षेत्र को दोगे तो ये क्षेत्र, इसके लिए संसद को पहले विधि बनानी पड़ेगी, अर्थात वहां पे संसद विधि बनाएगी तब वो दिया जाए। परंतु मैं उस मामले में दूसरा मत दिया, जिसको मगन भाई बनाम भारत संघ का मामला कहा गया। वहां पे जरूर नहीं थी, वहां पे सरकार उस करार का इंप्लीमेंट कर रही थी जो पहले हो चुका था, और उसके लिए संसद की विधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात संसद को कोई आवश्यकता ही नहीं। तो यहां इन दोनों में यह अंतर है। अब इसलिए क्या करा गया था कि जो बेरुबारी मामले को दिया गया, सौंपा गया पाकिस्तान को, तो नौवां संविधान संशोधन किया गया था, और उस संविधान संशोधन के द्वारा तब बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि वो आज के बांग्लादेश में पड़ता है और कच्छ क्षेत्र आज के पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है, और बेरुबारी क्षेत्र पड़ता था बांग्लादेश की सीमा पर। अब ये तो बात हो गई है इस तरह की, मतलब कि ये आगे भी एक्सप्लेन करी जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 1 क्या कहता है। देखो, अभी बताया था भारत राज्यों का एक संघ है। अब यहां पे यह आती है कि भारत किस प्रकार का संघ है। अनुच्छेद 1 देखिए, भारत संरचना में तो एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब यह है कि राज्यों को भी एक अपने क्षेत्र पर प्रशासन करने का एक अपना अधिकार है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, संविधान ने 3 सूचियां बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्यों को संवर्ती मतलब संघ सूची पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, संघ सूची पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रशासन चलाएगी, संसद कानून बनाएगी उन विषयों पर। राज्य सूची के विषयों पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा और राज्य सरकार उस पर अपना प्रशासन चलाएगी। और संवर्ती सूची पर सामान्यतः सामान्य समय में तो राज्य कानून बनाते हैं, परंतु यदि राज्य के कानून में और मतलब कि विधानमंडल ने जो कानून बनाया राज्य का कानून हो गया, जो संसद का कानून, यदि उनमें कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें संसद का कानून सर्वोपरि होता है, अर्थात सेंटर का कानून पावरफुल होता है। ये 3 सूची थी। परंतु यहाँ पे क्या है, जो फेडरेशन की बात है, फेडरेशन में यही होता है कि कुछ निश्चित विषयों पर राज्य प्रशासन चलाते हैं और कुछ निश्चित विषयों पर सेंटर प्रशासन चलाता है। ऐसा हमारे संविधान में है। परंतु बात यहां आती है, फिर भी हमारे संविधान में हमारे देश को फेडरेशन ना कह के, परिसंघ ना कह के यूनियन कहा गया, अर्थात संघ कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कोई ऐसा नहीं था, अमेरिका देश के, यूएसए की तो ऐसा था कि पहले वहां पर उपनिवेश स्थापित हो गए थे और सभी उपनिवेशों ने आपस में संधि कर ये कहा था कि भी हम कुछ विषयों को अपने से
त्याग कर हम एक सेंटर बनाएं, आपस में मिला जुला एक संघ बनाएं और उसे सौंप दें। तो वहां पर क्या हुआ था कि जो वहां पर फेडरेशन बनकर आया था, वो बनकर आया था राज्यों के करार के फलस्वरूप। पहले राज्य अस्तित्व में आ गए थे, उसके बाद अमेरिका का फेडरेशन अस्तित्व में आया था। भारत के अंदर क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो पहले देश अस्तित्व में आया, उसके बाद राज्य अस्तित्व में आए। इसका मतलब भारत जो है, भारत फेडरेशन, हमारा परिसंघ राज्यों के करार का परिणाम नहीं है, जैसा कि यूएसए का है। तो यूएसए का जो संघ है, जो यूएसए का फेडरेशन है, उसमें क्या है कि वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात वहां जो राज्य बन चुके, उन राज्यों की सीमाओं में उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सभी राज्य, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सबको समान दर्जा मिला हुआ है। अर्थात सबका सीनेट में बराबर सीटें जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, और कुछ ऐसे भी स्टेट है जिनकी एक भी सीट नहीं है। वहां पर क्या है, यूएसए के अंदर सभी स्टेट सीनेट में बराबर बराबर भेजेंगे, और सभी स्टेट का, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सबका बराबर महत्व। देखते हुआ, जबकि भारत का परिसंघ, जिसे यूनियन कहा गया है, वो इसलिए कहा गया, ठीक है, एक सर्वोच्च शक्ति राज्य को भी और सेंटर को भी मिलती संविधान से ही है, जो एक परिसंघ का लक्षण है। परंतु हमारे यहाँ संघ जो है वो राज्यों के करार का परिणाम नहीं है। इसका मतलब हमारा देश विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात सेंटर मतलब संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, राज्य और संघराज्य को परस्पर जोड़कर बना सकती है, राज्य को खत्म भी कर सकती है। इसलिए हमारे संविधानविदों ने परिसंघ संरचना होते हुए भी हमारे देश को यूनियन कहा। तो ये तो बात हो गई है बारे में। अब आता है, हालांकि बाद में एक ऐसा भी हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अविनाशी राज्यों का पहले विनाशी संघ था, और विनाशी संघ को अविनाशी बनाने के लिए वहां गृह युद्ध हुआ था, और गृह युद्ध के बाद तब जाके विनाशी संघ अविनाशी संघ में रूपांतरित हुआ था। मतलब राज्य तो पहले से अविनाशी थे, परंतु संघ गृह युद्ध के बाद क्या बना, अविनाशी बना। मतलब कि ना तो वहां संघ से कोई बाहर जा सकता है और ना राज्यों की सीमा में कोई फेरबदल हो सकता है। और हमारे देश के अंदर, हमारे देश में यह है कि राज्य को हम नष्ट कर सकते हैं, राज्यों की सीमा बदल सकते हैं, परंतु राज्य देश छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। अर्थात किसी भी दशा में हमारा संघ नष्ट नहीं हो सकता, राज्य नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब देखिए, बहुत सारे राज्य बने हैं। ऐसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था, परंतु इसे पारित होने से पहले, उससे पहले काफी आंदोलन हुए थे राज्य बनने के लिए, और वो भी भाषाई आधार पर। और प्रारंभ में हमारे संविधानविदों ने भी और हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञों ने भी नहीं चाहता कि भाषा के आधार पर राज्य बने, क्योंकि उससे भाषाई आधार पर देश की एकता कमजोर पड़ती है, उसकी इंटीग्रिटी वीक होती है। इसलिए संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय राष्ट्रपति नहीं हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग की गठन किया था। मतलब वो इसलिए गठन किया गया था, वो बताए कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना कितना उचित है, राज्यों का गठन कितना उचित है। तो इस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। कौन सा स्थापित हुआ था? भाषा के आधार पर, इसे धर आयोग कहते हैं, धर आयोग। ये 4 सदस्यीय आयोग था। एस.के. धर, चार सदस्यीय आयोग था। तो इन्हें कहा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन सही नहीं है, प्रांतों का गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर,
ताकि प्रशासनिक उपयुक्ता हो। दूसरा, भौगोलिक आधार पर। तीसरा, वित्तीय आधार पर। और विकास के आधार पर। ये 4 सुझाव ऐसे दिए थे जिनसे हमारे देश की एकता अखंडता भी मजबूत होती है, परंतु भाषाई आधार पर गठन करने से हमारी एकता वीक पड़ती है। और इसका हम देख भी रहे हैं। कभी तो आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में क्या होता है कि हम तो जो है मराठी हैं, ये मराठी भाषियों का है, ये बिहारी हैं, बिहारी भाषियों का, तमिलनाडु अपनी तमिल भाषा के लिए, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए। इससे क्या है कि वीक पड़ता है भाषा के आधार पर देश की एकता और अखंडता। तो इसलिए सुझाव सही था, परंतु तब भी आंदोलन बंद नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग भाषा के आधार पर अलग प्रांत चाहते थे, अलग अलग प्रांत चाहते थे, उनका आंदोलन और तेज हुआ। इसी आंदोलन के दबाव में आकर एक नई समिति गठित की गई 1 अप्रैल 1949 को। JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के 3 सदस्य। इस समिति ने भी जब अपना रिपोर्ट दिया तो उन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। और जैसे ही ये रिपोर्ट दी, तुरंत जो है और भी आंदोलन प्रचंड हो गया। एक थे P. श्रीरामुलु, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। 53 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु होने के बाद तो और भी जबरदस्त उबाल आ गया, खासकर तेलुगु भाषी राज्य बनाने की मांग में। और इसलिए दबाव में आकर जवाहरलाल नेहरू सरकार ने भाषाई आधार पर, वो भी तेलुगु भाषा के लिए, पहले आंध्र प्रदेश राज्य की गठन किया। आंध्र प्रदेश राज्य पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। और ये इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। अर्थात भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के बनने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और जोर पकड़ गई। अब इस चीज को ठंडे बस्ते में डालना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। तब जवाहरलाल नेहरू सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित होने से पहले 4 स्टेट थे, और वो 4 स्टेट ABCD वर्ग में थे, जिसमें इन चारों श्रेणियों को खत्म करने के बाद 3 वर्ग बनाए गए। राज्य, नंबर 1 राज्य, नंबर 2 संघराज क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज, और नंबर 3 अर्जित क्षेत्र। 3 श्रेणी हैं। और इसके बाद जो है 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ राज्यों का गठन किया गया। इस तरह से जो है भाषाई आधार पर ये राज्य गठित किए गए। उसके बाद अन्य कई कारणों से अलग अलग राज्य बनते गए। आज भी हमारे देश में 28 राज्य और 7 संघीय राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आता है कि संसद को नए राज्यों की स्थापना, मतलब संसद को शक्ति क्या है कि नए राज्यों की स्थापना करने की। अब आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए, अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। नंबर 1, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति,
और नंबर 2, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति है। नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति से उन राज्यों से है जो पहले से वो राज्य अस्तित्व में है, पहले से विद्यमान है, उनको शामिल करना। और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति से क्या मतलब है? ये उन राज्यों के बारे में जो भविष्य में स्थापित हो सकते हैं या अर्जित किए जा सकते हैं। लेकिन नए राज्यों को स्थापित करना, इसका मतलब यह है कि ये उन राज्यों जो पहले से विद्यमान है, ये वे राज्य हैं जो पहले से विद्यमान है। जब मतलब वो पहले से विद्यमान है, जब अंग्रेज यहां से गए थे तो कुछ राज्य तो हमारे में पहले से ही थे ना स्टेट में, तो वो पहले से स्थापित थे। जैसा संयुक्त प्रांत है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, तो वो पहले से ही थे। मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं। और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति से उन राज्यों के बारे में है जो भविष्य में स्थापित किए जा सकते हैं, जैसा भविष्य में स्थापित किए गए हैं, जैसे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, झारखंड है। इस तरह से और भी बहुत सारे राज्य हैं। ये वो नए ये आ गया स्थापित करने की शक्ति से, तो नए राज्यों को ये भविष्य में स्थापित हुए हैं। उसके बाद क्या है, जैसा अर्जित किए गए राज्य, अर्जित किए जैसे गोवा है। गोवा किससे लिया? गोवा हमने पुर्तगाल से लिया, दमन दीव, तो वे क्या है, वो सब दूसरे वो अर्जित किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नए राज्यों को संघ में शामिल करने से तो वो जो पहले से राज्य अस्तित्व में थे, और स्थापित करने का मतलब हो गया कि जो राज्य भविष्य में स्थापित हुए हैं, जो सभी बताया, और जो राज्य अर्जित किए गए जैसे पुर्तगाल से लिए गए, फ्रांस से लिए गए, वो किसमें आते हैं? अर्जित राज्यों में आते हैं। अब क्या है, किसी नए राज्य को स्वीकृत करने और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के पश्चात, देखिए परिवर्तन करने, यदि हम किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करें या नए राज्य को स्थापित करें, संसद ऐसा साधारण बहुमत से कर सकती है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत में क्या अंतर है। जैसे हमने मान लिया संसद में सदस्यों की संख्या, संसद के किसी सदन में, संसद के किसी सदन में सदस्यों की संख्या 550। अब देखिए 550 है, 550 में से क्या हुआ कि 50 है अनुपस्थित, 550 इनमें से 50 क्या है? अनुपस्थित। कितने बचे? सदन में उपस्थित सदस्य हो गए 500। अब जब किसी मामले पर वोटिंग का समय आया, 100 गैर हाजिर हो गए, मतलब 100 मतलब समझिए वॉकआउट कर गए, तो 100 क्या हो गए? मतदान के समय 100 वॉकआउट करके, मतलब 100 चले गए, गैर हाजिर हो गए, तो कितने बचे मतदान के समय? रह गए 400। अब 400 का 50% प्लस 1 जो साधारण बहुमत कहलाएगा, साधारण बहुमत होगा 400 का 50% प्लस 1, अर्थात ये बैठेगा 201। तो 200 साधारण बहुमत तो कहेंगे इसे। तो यहाँ पे है कि जैसे कि उदाहरण लें कि कोई नए राज्य की स्थापना हो रही है, राज्य का नाम बदला जा रहा है, उसकी सीमाएं चेंज हो रही है, या तो उसका क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। अब क्या है कि सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 550। 50 क्या हो गए? अनुपस्थित। सदन में उपस्थित सदस्य कितने हैं? टोटल 500। जब वोटिंग का समय आया 100 गैर हाजिरी हो गए, तो कितने बचे? 400। अब 400 का 201 बहुत है, और जहां 201 ने उसके फेवर में कर दिया
उस राज्य का नाम परिवर्तित हो जाएगा या राज्य चेंज हो जाएगा, नया राज्य स्थापित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका। अब आता है पूर्ण बहुमत क्या है। पूर्ण बहुमत हम यहाँ पे ले लेंगे। कुल सदस्य कितने हैं? 550। तो 550 का 50% और प्लस 1 276 चाहिए पूर्ण बहुमत उसे कहें। तो यहाँ पे यही है कि यदि हम किसी राज्य की स्थापना करें, उसकी सीमाओं में बदलाव करें, तो उसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत है। इसलिए साधारण बहुमत के द्वारा किया गया कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। तो ये तो हो गया साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत की। अब आता है आगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? इस अनुच्छेद के अधीन राज्यों की स्थापना निम्न प्रकार से की जाएगी। देखिए कैसे की जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि किसी ए राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, मतलब ए राज्य का विभाजन करना। तो जब तक उससे संबंधित मतलब एक नया राज्य बनाने से संबंधित प्रस्ताव किसी न किसी राज्य को तोड़कर बनाया जाएगा नया राज्य। जैसे कि उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड बनाया गया था, परंतु उत्तराखंड बनने से पहले जब कोई ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी सदन में, किसी में भी आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, वो तभी आएगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी। मतलब राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति के बिना आप संसद के किसी भी सदन में एक तो प्रस्ताव डाल सकते। दूसरी बात, वो आएगा संसद के किसी सदन में ही, राज्यों की विधानसभाओं में कभी नहीं आएगा। हाँ, लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। और उसके बाद क्या है, जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या काम करेगा, जब इस तरह का कोई भी प्रस्ताव जब आएगा तो सदन में रखने से पहले जो प्रभावित राज्य होगा उसकी विधानसभा को स्वीकृति के लिए भेजेगा और एक निश्चित टाइम करके भेजेगा कि इतने टाइम में आप इसको अपने विचार पेश करें कि आप अपने राज्य के विभाजन के पक्ष में हैं या नहीं। अगर वो निश्चित समय के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त नहीं करता है या निश्चित समय के अंतर्गत वो अपने विचार देता है, तो वो संसद की मर्जी है वो उन विचारों को स्वीकार करे या ना करे। मतलब संसद उनके विचारों को ठुकरा भी सकती है। ये यहाँ पे जो प्रावधान करा गया है ना कि जिस राज्य की सीमाओं में या जिस राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा है, जिसका विभाजन किया जा रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ इसलिए डाला गया कि थोड़ा परिसंघात्मक लक्षण। हालांकि बाद में वो परिसंघात्मक लक्षण इतना महत्वपूर्ण रहा क्योंकि संसद ने उस राज्य की सिफारिशों को, मतलब उनके विचारों को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। तो इसलिए क्या है कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग भी किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बनाया जा सकता है। 1 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, जैसे कि अब कई बार अमूमन मांग उठती है कि भाई बिहार का क्या हटा, झारखंड, अब कहते हैं झारखंड ले लो, उड़ीसा का कुछ भाग ले लिया जाए, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग ले लिया, एक अलग आदिवासी राज्य बना दिया जाए। तो इस तरह से कई राज्यों के भी भाग लेकर हम बना सकते हैं इसमें। और ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई प्रदेश हो और कोई संघराज्य हो, उसे मिलाकर एक राज्य बना दिया है। जैसे कि हरियाणा और चंडीगढ़ मिलकर, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है, उन्हें मिला दो तो एक राज्य बन जाए। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकती है संसद, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या काम कर ले, मध्य प्रदेश का कुछ भाग जोड़ ले, तो मध्य प्रदेश का राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब किसी राज्य की सीमा क्या हो सकती है, घट भी सकती है। मतलब ये है कि नाम बदल सकते हैं, राज्य की सीमा बदल सकते हैं। इन सभी के लिए जो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति ऐसा कोई भी प्रस्ताव अगर आता है तो पहले तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से आएगा और फिर संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजा जाएगा, वो उसको स्वीकृति देगी। वो जो विचार देगी वो संसद की मर्जी है, उसे माने या ना। तो ये हो गया। देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के उपबंधों का निर्वचन करते हुए न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्योजन की व्यवस्था करता है।
इसलिए ऐसे करार को जिसके अंतर्गत किसी भारतीय भूभाग को विदेशी सरकार को अध्यर्पित करना, मतलब कि ऐसा है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 वो केवल भारत के अंदर ही राज्यों को समायोजित करने की बात है, मतलब भारत के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका हिस्सा उसको सौंप दें। परंतु यदि किसी भारतीय भूभाग को हम किसी अन्य देश को सौंप रहे हैं तो उसके लिए संसद संविधान संशोधन करेगी, मतलब विधि बनाएगी। सरकार अपनी तरफ से नहीं कर सकती और मैंने उससे पहले बता दिया है। परंतु यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय करार के द्वारा ऐसा होता है तब सरकार संप्रभु है, वो ऐसा कर सकती है, तब संसद की विधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए काफी डिटेल से मैंने इसमें लिखा है इन पेजों में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप इन्हें वहां से पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।